हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। जैसा कि मैंने कल के क्लास में आप लोगों को जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो अगर आप सभी लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में नहीं जानना होगा तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो लेखक परिचय भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जूठन पाठ का हिंदी अर्थ बताने वाला हूँ। जूठन पाठ आप लोग याद रखिएगा कि ये एक आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने खुद पर यानी अपने जीवन पर जो है इस पाठ को, इस जूठन रचना को रचित किया है। तो आइए हम लोग इस जूठन पाठ को पढ़ेंगे। और साथ ही एक चीज आप लोग को बता दूं कि जो जूठन पाठ दिया गया है ये आत्मकथा तो है, लेकिन ये उस आत्मकथा का एक अंश दिया गया है। यहाँ पर जूठन पाठ सही मायने में जो है एक लंबा आत्मकथा है, मतलब अगर इसका एक अलग से किताब है जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जूठन हम लोग को पाठ दिया गया है हमारी पाठ्य पुस्तक में, तो ये उस जूठन आत्मकथा का एक अंश जो है, यहाँ पर एक हिस्सा जो दिया गया है। तो आप लोग जो है इसे पढ़िएगा और इससे प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी हो सब्जेक्टिव भी हो सारे चीज आते हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस के अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। अब आइए अपने इस पाठ पर चलेंगे, जूठन पाठ पर। ये आत्मकथा कहाँ से शुरू होती है? तो जब हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे होते हैं, उस समय की घटना से जो है ये आत्मकथा शुरू होती है। कहा जा रहा है कि एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? यानी जो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के स्कूल का हेडमास्टर था जिसका नाम कलीराम था, उसने उनको एक दिन बुलाया अपने ऑफिस में और पूछता है उनसे कि क्या नाम है बे तेरा? तो हमारे जो लेखक है यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी वो बताते हैं कि ओम प्रकाश नाम है। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। मतलब जो अब प्रिंसिपल है कितना भी, तो स्टूडेंट जो है प्रिंसिपल से क्या होता है, डरते। अब हम लोग भी जब बचपन में पढ़ने जाते थे और अपने स्कूल के हेडमास्टर हो गए चाहे कोई टीचर हो गया, तो उनसे हम लोग डरते थे। तो वैसे ही हमारे ये लेखक भी है कि बचपन में जब ये स्कूल जा रहे थे तो अपने हेडमास्टर कलीराम से डर रहे थे, तो डरते डरते अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम ओम प्रकाश है। तो हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, पूरे स्कूल में उसकी दहशत थी। चूहड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। मतलब हेडमास्टर ने जब ओम प्रकाश नाम सुना हमारे लेखक का, तो बोलता है कि तुम चूहड़े के हो, ये प्रश्न पूछता है। तो लेखक कहते हैं जी। इतना सुनने के बाद जो है हेडमास्टर क्या कहता है, कहता है ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झाड़ू बढ़ा ले, ठीक ना? यानी यहाँ पर हमारे जो हेडमास्टर है लेखक के, तो वो उसको लेखक को क्या कहते हैं, कहते हैं कि जाओ सामने जो शीशम का पेड़ है तो उससे टहनी को तोड़ करके झाड़ू बना लो। और उसके बाद जो है आगे क्या होता है, पत्तों वाली झाड़ू बनाना। यानी उसको बोलता है कि टहनियां तो तोड़ो, लेकिन उसमें जो पत्ता होगा उस टहनी को तोड़ना जिससे तुम झाड़ू बना लेना, पत्तों वाली झाड़ू। और पूरे स्कूल को क्या करना, ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। तो हेडमास्टर जो है लेखक को किस काम पे लगा देता है, तो झाड़ू लगाने के काम पर लगा देता है। अब लेखक छोटे थे, अब हेडमास्टर है तो उनका बात मानना पड़ता है। तो लेखक क्या करते हैं, हेडमास्टर के आदेश पर लेखक क्या करते हैं कि कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। तो लेखक क्या किए, कमरे को पहले साफ किए, बरामदे को साफ किए। फिर जब हेडमास्टर फिर बोले कि अब जाओ जो ग्राउंड है, मैदान है स्कूल का, उसको साफ करो, तो उसको भी इनको साफ करना पड़ता है। कहा जा रहा है कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। यानी जो इनका स्कूल का हेडमास्टर था वो इनको देख भी रहा था कि क्या ये झाड़ू लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। तो मतलब जो हमारे लेखक है
वो अपने घर में सबसे छोटे थे भाई बहनों में, तो इनको सभी लोग प्यार करते थे, प्यार दुलार करते थे, माँ भी, इनके भाई बहन भी, सब लोग। तो इनके स्कूल में जो हेडमास्टर है, इनसे बिना पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं तो उसको उनको पढ़ाई लिखाई करने नहीं देता, इनसे झाड़ू लगवाता है, स्कूल का कामकाज करवाता है। तो पहला दिन तो ये बीत गया। दूसरे दिन जब ये स्कूल पहुंचते हैं तो सेम फिर वही हेडमास्टर जो है फिर वही पुराने झाड़ू जो है उठा करके दे देता है और वही उसी काम पर इनको लगा देता है, बोलता है कि पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। लेखक भी क्या करते हैं, अब मान लो दूसरे दिन भी हेडमास्टर बोल दिया कि पढ़ाई मत कर लो, ये पकड़ो झाड़ू और जा करके तुम पूरे जो कल काम किए थे उसी काम को आज भी करो। तो फिर इनको भी दिन भर झाड़ू लगाना पड़ता है, तो दिन झाड़ू ही देता रह गया। लेखक क्या करते हैं कि पूरे दिन झाड़ू ही देते रह गए। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तो तीसरे दिन में कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया और थोड़ा देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था और एक त्यागी लड़के ने चिल्ला कर कहा, मास्टर साहब वो बैठा है कोने में। यानी क्या होता है कि 2 दिन तक तो ये लगातार स्कूल जाते हैं, तो हेडमास्टर पहले दिन दूसरे दिन इनसे झाड़ू लगवाता है। तीसरा दिन ये क्या करते हैं, चुपके से जा करके उससे नजर बचा करके वो कक्षा में जाकर बैठ जाते हैं। तो हेडमास्टर भी क्या करता है ना, इनके कक्षा में पहुंच जाता है और ढूंढता है इनको कि कहाँ पर वो बैठा है। तो एक लड़का जो है लेखक की ओर इशारा कर देता है कि मास्टर साहब देखिए वो कोने में बैठा है। तो जब उसको पता चल जाता है कि कोने में बैठे हैं तो हेडमास्टर क्या करता है कि लपक करके उनकी गर्दन दबोच लेता है, यानी लेखक की गर्दन पकड़ लेता है और उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। यानी यहाँ पर कल्पना किया गया, उदाहरण के तौर पर लेखक ने बताया कि हेडमास्टर जो है एक भेड़िए के समान है। जैसे भेड़िया जो बकरी के बच्चों को जिस तरीके से दबोचता है, वैसे ही वो हेडमास्टर जो कलीराम है, जो क्रूर हेडमास्टर था, वो कक्षा से मेरी गर्दन को पकड़ करके मुझे घसीटता हुआ बाहर निकाला और बाहर निकाल करके बरामदे में पटक दिया, ठीक ना। और फिर चीख कर बोला, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। फिर से आज मुझे तीसरे दिन भी झाड़ू लगाने के लिए ये दे देता है। तो लेखक क्या करते हैं, तो भयभीत होकर के मैं 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा लिया और मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे, खिड़कियां, दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी और मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पर लेखक जो क्या करते हैं, वो हेडमास्टर का, अब क्या है, हेडमास्टर क्रूर मास्टर है, गुस्सैल मास्टर है, तो उसकी दहाड़ सुनकर, उसकी चिल्लाहट सुनकर लेखक विवश होकर के वही 3 दिन पुराना झाड़ू लेकर के मैदान में रोते हुए झाड़ू लगाते हैं। अब स्कूल के जो मास्टर बच्चे हैं वो तमाशा देख रहे होते हैं, वो लोग कुछ नहीं करते हैं और इनका झाड़ू लगाते हुए वो लोग देखते हैं। तब इतने में क्या होता है, तो लेखक के पिताजी जो है अचानक स्कूल के पास से गुजरते हैं। तो मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू जो है लगाते हुए देखकर उनके पिताजी ठिठक गए। मतलब लेखक के जो पिता थे छोटन लाल, कल के क्लास में आप लोग को मैंने पढ़ाया भी था कि पिता का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो लेखक के पिता जो छोटन लाल थे वो स्कूल के रास्ते से ही जा रहे थे, तो उनकी नज़र स्कूल के मैदान में पड़ जाती है। तो देखते हैं कि मेरा बेटा तो झाड़ू लगा रहा है, तो वहीं पर ठिठक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन ये झाड़ू लगा रहा है। तो बाहर से ही जो है लेखक को उनके पिताजी आवाज़ लगाते हैं, मुंशी जी। ये बचपन में या उनके पिताजी जो है प्यार से लेखक को क्या कहते थे, मुंशी जी कहते थे। तो मुंशी जी कह करके आवाज़ निकाले, तो उन्हें देख करके मैं फफक फफक कर रोने पड़ा। यानी और लेखक जो अपने पिता को देख करके रोने लगे। अब छोटे हैं वो, अब घटना नहीं बता रहे कि क्यों मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। अब वो क्या करते हैं कि और चिल्ला चिल्ला करके अपने पिता को देख करके रोने लगते हैं। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए, मुझे रोता देख कर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ है। तब लेखक जो जवाब देते हैं कि मेरे हिचकियां बंद गई थी और हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी। 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। तो पिता ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन कर दूर फेंक दी और उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। और हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मुझे गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी और चीखने लगे कि कौन सा मास्टर है जो वो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। यानी यहाँ पर जो है क्या हो गया कि जो लेखक के पिताजी थे छोटन लाल, वो गुस्से में आ गए जब बात सुने कि 3 दिन से जो है मेरे बेटे से झाड़ू लगवाया जा रहा है। तो ये बात सुन करके वो गुस्सा हो जाते हैं
और गुस्सा में आकर के वो क्या करते हैं कि झाड़ू छीन कर फेंक देते हैं और उस हेडमास्टर को चिल्लाकर बोलने लगते हैं कि कौन है मास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है। तो जब उनकी आवाज जो है क्या होता है कि पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ जाते हैं और कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। तो मतलब उस दिन क्या हुआ कि लेखक बताते हैं कि उस दिन मेरे पिताजी ने उस हेडमास्टर का सामना किया कि वो जो थे हेडमास्टर कि मेरे से 3 दिन से झाड़ू लगवा रहे थे, तो पिताजी और उनसे बहस हुआ। हेडमास्टर का पिताजी ने जो है साहस के साथ जो है सामना किया, तो उसी दिन को लेखक आज भी याद किए हुए हैं। तो अपने आत्मकथा में इस घटना को वो जिक्र करते हैं। ठीक, अब इसके बाद पहला जो आत्मकथा का भाग है वो समाप्त हो गया। आप लोग को एक चीज बता दूं कि हम लोग जो आत्मकथा पढ़ रहे हैं तो ये 3 भाग में आत्मकथा दिया गया है। तो पहला भाग तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा भाग हम लोग देखेंगे कि दूसरा भाग, इस आत्मकथा के दूसरे भाग में जो हमारे लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी वो क्या बताते हैं। तो दूसरा भाग में कहा जा रहा है कि मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगांव, तगांव मतलब होता है हिंदू मुसलमान, जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो उनको यहाँ पर तगांव कहा गया है। तो उनके घर पर घर तथा घेर में साफ सफाई का काम करते थे। घेर मतलब होता है कि मर्दों का बैठक खाना और मवेशियों को बांधने की जगह, ठीक ना, जैसे हम लोग दलान वाला नाम भाषा में बोलते हैं ना, तो वहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हिंदू मुसलमान के यहाँ जो है इनकी माँ और इनके पिताजी ये सब मेहनत मजदूरी करते थे, और जो मवेशी यानी जानवर लोग थे, जानवर जहाँ बांधे जाते थे, तो वहाँ की साफ सफाई का काम इनके घर परिवार के लोग करते थे। कहा जा रहा है कि इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसबीर और जनेश्वर 2 भाई थे, ये माँ के हाथ बटाते थे। मतलब सभी लोग जो है यही काम को करते थे, दूसरे के यहाँ जा करके उसके घर का साफ सफाई करना, उसके मवेशियों को देख रेख करना, जहाँ मवेशी बांधे जाते थे वहाँ का साफ सफाई करना। बड़ा भाई को कहा जा रहा है कि बड़ा भाई सुखबीर तगाव के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। तो इनके कितने भाई हो गए? 3 भाई, याद रखना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को लेकर के टोटल 4 भाई हो गए और एक बहन हो गई। 3 भाई का यहाँ पर नाम दिया, एक का नाम है जसबीर, दूसरे का नाम है जनेश्वर, ठीक, और एक इनका सबसे बड़ा जो भाई है उसका नाम सुखबीर है, जिनका शादी हो गया है और उसकी एक पत्नी भी है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या लगेंगी, तो बड़ी भाभी लगेंगी, और इनकी बहन है। तो परिवार में कितने लोग गए? तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये 4 भाई लोग हो गए, एक बहन हो गई, ठीक, और उसके बाद भाभी, तो कितना हो गया 6, और माता पिता, तो टोटल 8 सदस्यों का ये परिवार था, इनका परिवार था। तो वही बताते हैं कि मेरा सभी परिवार जो है, सभी परिवार के लोग इस तरह के काम में तगाव के यहाँ जाकर के साफ सफाई का काम करते थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी यानी गाय भैंस बैल ये सब सामान्य बात थी, रहते ही थे। उनका गोबर उठा करके गांव से बाहर कुरणियों मतलब कि जो कूड़ेदान था वहां पर जा करके फेंकना या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीने में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था, ठीक। उसके बाद रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था और 10-15 दिन बाद एक बार पाती बदली जाती थी, उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था। यानी लेखक इस कथा में ये जिक्र कर रहे हैं कि मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, भाभी सब जो काम करते थे दूसरे के यहाँ जा करके मवेशियों का साफ सुथरा करना, देख रेख करना, तो ठंडा के दिन में ये काम बहुत कष्टप्रद होता था, क्योंकि अब जानवर भी कितना है तो उनको भी मतलब कि दलान में जब बांधा जाता था तो उनके जहाँ रहते थे तो वहाँ पुआ कर रहे हैं, पुआ याद पड़ रहा है, पुआल जो है, पुआल वाल ये सब बिछाया जाता था ताकि उनको भी जो मतलब सर्दी ना लगे, ठंड से बचे। तो अब गाय भैंस जो कितना भी है तो ये बोलने वाले तो जानवर है नहीं, या हमारे जैसे तो लोग हैं नहीं कि हम लोग जैसे मलमूत्र जा करके हमारा स्थान बना हुआ जहाँ त्याग करते हैं। अब गाय भैंस तो जहाँ पर है वहीं पर मलमूत्र त्याग करेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि गाय भैंस जो रात भर एक जगह बंधे रहते थे, फिर जहाँ पाती होती जो बिछा रहता था, जो भी पुआल वोल बिछा रहता था, तो उसमें गोबर मूत्र की वजह से वो गंदा हो जाता था, तो हर 15 दिन पे उसको साफ करना रहता था। तो
इन लोगों को, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता थे या भाई हुई, तो उन लोगों को ये कष्ट होता था उस गोबर को ढूंढ ढूंढ कर निकालना, चीज़ों को साफ करना बहुत तकलीफ दे होता था और दुर्गंध भी ज़्यादा आता था। तो ये समस्या आती थी ठंडे के दिनों में, यानी सर्दी के समय में, और इस काम के बदले में जो है इन्हें ज़्यादा कुछ मिलता भी नहीं था। अब ये ऐसा काम कर रहे हैं तो इन लोगों को इस काम के बदले कुछ ज़्यादा मिलता भी नहीं था। क्या मिलता था? तो कहा जा रहा है कि इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर, पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। केवल इन्हें क्या मिलता था? तो 5 सेर अनाज मिलता था। ठीक ना? सेर मतलब याद रखना है, कहा जा रहा है यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 5 सेर अनाज मतलब कि 2.5 किलो जो है अनाज केवल इनको मिलता था। ये समझना है, सेर मतलब किलो नहीं होगा। 5 सेर मतलब 2.5 किलो, 10 सेर मतलब कि याद रखना है आपका 5 किलो। ये बंधा हुआ था कि 5 सेर में 2.5 किलो अनाज मिलेगा, 10 सेर में 5 किलो अनाज मिलेगा। उसके बाद जो है 15 सेर जाएगा तो 7.5 किलो अनाज मिलेगा। तो ऐसे करके जो है बटा हुआ था। आगे कहा जा रहा है कि 10 मवेशी वाले घर से साल भर में केवल 25 सेर यानी 12-13 किलो इन्हें अनाज मिलता था। दोपहर के समय हर घर से बची हुई जो है बची खुची जो है रोटी, जो खास तौर पर चूहड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिला करके बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दिया जाता था। अब इन लोगों को क्या होता था, इनके माता पिता को जहाँ काम करते थे तो इनको तो 5 सेर अनाज मिलता था, या साल भर में 25 सेर 12-13 किलो अनाज मिलता था। तो इससे इनको जो है जीवन गुजारना पड़ता था इन लोगों को। अब प्लस में जहाँ काम करते थे तो इन लोगों के लिए अलग से रोटी बनता था, आटा में जो है भूसी मिला करके, जैसे जानवरों को दिया जाता था उस तरीके से इन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था। फिर भी इनके माता पिता जो ये काम काज करते थे। और कहा जा रहा है कि जब शादी विवाह का मौका होता था किसी के यहाँ, तो कहा जा रहा है कि शादी विवाह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूहे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जा करके वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। और पूरी बची खुची टुकड़े, एक आधा मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाचे खिल जाते थे। बाचे मतलब होगा बच्चे, खिल जाते थे। और जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्कड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं। अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ही बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे थे। यानी लेखक यहाँ पर इस आत्मकथा में ये भी जिक्र करते हैं कि हमारे जो घर परिवार के लोग जिसके यहाँ काम करते थे, तो काम तो करते थे, जूठे इनको जो है जूठन मिलता था, प्लस में इनके लिए आटा में भूसी मिला करके जो है दिया जाता था। साथ ही इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब शादी विवाह का समय आता था किसी के यहाँ, तो इन लोगों को जो बारात जब आता था, तो बारात जब खाना खा चुका होता था तो जो उसका जूठन बचता था तो इन लोगों को मिलता था। टोकरा भर के ये लोग जूठन लेकर के आते थे, उसमें जो बची कुची सब्जियाँ हो गई, पूड़ी हो गई, या और भी जो मिठाई हो गया, आधा टुकड़ा मिठाई का, तो उस सबको ये लोग खाते थे। तो ऐसा ज़िंदगी था लेखक का। तो इस तरह के ज़िंदगी से उन्होंने संघर्ष करके और इतने बड़े मुकाम तक हासिल किए। तो आज जो है उन्होंने ये अपनी आत्मकथा को लिखा और बताया कि ऐसे जीवन जो लोग व्यतीत करते हैं। और आज भी जो है लेखक कहते हैं, आगे आप लोग पढ़िएगा तो इसमें पता चलेगा कि लेखक बताते हैं कि आज मैं तो इस दलदल से निकल गया, लेकिन आज भी कितने लोग जो है इस दलदल में फंसे हुए हैं। इसमें आगे जिक्र किया गया है कि पत्तलों से जो पुरियों के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में, कहा जा रहा है कि सुखा लिया जाता था और चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था क्योंकि सूखने वाली पुरियों पर कौवे, मुर्गियां, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आंख बची कि पुरिया साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। यानी जो पुरिया जो इनको मिलती थी टोकरी में, जूठी पुरिया, तो जूठी पुरियों के जो टुकड़े थे तो उसको क्या किया जाता था, बचा हुआ रहता था, उसको धूप में सुखाया जाता था। फिर उसको चारपाई पर जो कपड़ा डाल करके रखा जाता था तो ताकि वो सूखे। लेकिन क्या होता था कि जो पंछी हो गए, जैसे कौवे हो गए, और भी अन्य जो जानवर जैसे मुर्गी हो गया, कुत्ता हो गया, तो वो सब आकर के वो खाने लगता था। तो लेखक कह रहे हैं कि अक्सर इस काम के लिए, कि मतलब उसका देखरेख करने के लिए मुझे बैठाया जाता था डंडा लेकर के, कि ताकि ये लोग पुड़ियों को खाएं ना। फिर इसके बाद जब पुड़िया सूख जाती थी तो कहा जा रहा है कि सूखी पुड़ियों को कहा जा रहा है कि ये सूखी पुड़िया बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। तो बरसात के समय में ये सूखी पुड़िया जो है बहुत काम आती थी, इसी का प्रयोग करते थे लोग खाने में। कहा जा रहा है कि उन्हें पानी में
भिगो करके उबाल लिया जाता था और उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लुगदी बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था। इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि सब जितना भी बातों को मैं आज सोच रहा हूँ वर्तमान समय में, तो मेरा लगता है कि शरीर में, मेरे भीतर, मन में कितने कांटे उग रहे हैं कि कैसा जीवन था मेरा। फिर बताते हैं कि दिन रात मर खप करके भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। यानी दिन रात इनके घर वाले मर मर करके जो है, मर खप करके काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में केवल इनको मात्र एक जूठन मिल रहा है। फिर आगे होता है क्या, कहते हैं कि जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बटाने तगाव, यानी जो हिंदू मुसलमान के घर था त्यागियों, उनके घर, तो तगाओं के खाने को देख करके अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। यानी पहले जब सोचते थे लेखक कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिल रहा है, हम क्यों नहीं ऐसा खाना खा सकते हैं, तो वो चीज़ आज वर्तमान समय में सोच करके कि आज तो वर्तमान में मेरे पास पैसा रुपया हर चीज़ है, मैं मेहनत करके जो है आज यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे खाने के लिए अच्छे खाने मिल रहे हैं। लेकिन उस समय मैं सोचता था कि मुझे भी कभी ऐसा अच्छा खाना मिल जाए, तो सोच करके जी मचल जाता है। आज ये वर्तमान समय में सोचता हूँ तो फिर उसी पहले समय का घटना जो यहाँ पर बताते हैं, कहते हैं कि अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। याद रखना ये सुखदेव सिंह त्यागी कौन रहता है, अभी आगे जिक्र करेगा इस पाठ में, तो इसलिए याद रखना है कि सुखदेव सिंह त्यागी का एक पोता था जिसका नाम सुरेंद्र सिंह था। तो वो लेखक के घर आया हुआ था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। तो गांव से मेरा पता लेकर आया था, रात में रुका था, तो मेरी पत्नी यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया था। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कभी भी ऐसा खाना नहीं बन सकता है। मतलब जो सुरेंद्र सिंह है वो सुखदेव सिंह त्यागी का बेटा कह रहे पोता, सुखदेव सिंह त्यागी का जो पोता सुरेंद्र सिंह है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पत्नी के द्वारा बनाए गए खानों का वो तारीफ करता है। तो ये बात सुनते हैं हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, तो उसकी बात सुन करके मेरी पत्नी यानी जो लेखक हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनकी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। लेखक जो है विचलित होकर सोचने लगे क्या चीज, अपनी बचपन की घटना जो है स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगा। यानी इस सुरेंद्र सिंह जो था, सुरेंद्र सिंह सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, उसकी बातों को सुन करके ये बचपन का घटना याद करने लगे थे। किसका, तो कहा जा रहा है कि सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय का यह घटना बता रहे हैं कि उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी था। मतलब कि जो सुरेंद्र सिंह है सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, तो पोता है तो यानी ये दादा हो गया। तो जो सुखदेव सिंह त्यागी है ना, इसी का बेटी का शादी था, यानी सुरेंद्र सिंह की बुआ का शादी था। तो उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। और बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर के चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने। ठीक इसके बाद बारात खाना खा रही थी, माँ टोकरा लेकर के दरवाजे के बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे थे कि इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाइयों और पकवानों की महक आ रही है वो हमें भी खाने को मिलेंगे। तो याद रखना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की छोटी बहन का क्या नाम था, तो माया था। अक्सर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये लोग बैठे हुए थे अपनी माँ के साथ कि हमें भी पकवान मिलेगा। तो जब सब लोग खाना खाकर जो है चले गए थे, तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी ये तो सब खाना खा के चले गए, मारे जागतो को एक पत्तल पर धर को कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। यानी जो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, उनकी माँ सुखदेव सिंह त्यागी से मतलब बोलती है कि सब लोग तो खाना खा लिए, जो खाना बचा है उनमें से कुछ एक पत्तल पर मेरे बच्चों के लिए भी यानी मेरे जागतों के लिए भी खाना दे दीजिए, ये लोग भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। तो सुखदेव सिंह त्यागी जो है वो कहता है क्या, तो सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों के से भरे टोकरी की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है, अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा और दरवाजे से और चलती बन। तो मतलब सुखदेव सिंह त्यागी क्या करता है, इनकी माँ को फटकार देता है, डांट देता है कि तुम टोकरा भर के जूठन तो लेके जा रही हो, अब क्या लेकर के जाओगी खाना, चुपचाप से टोकरा उठाओ और दरवाजे के बाहर जाओ। तो ये बात सुन करके
लेखक को अजीब सा लगता है। और आज उसी सुखदेव सिंह त्यागी का पोता इनके घर पर आकर के खाना खा रहा है और इनकी पत्नी का हाथों का तारीफ कर रहा है। तो इनका एक कह सकते हैं कि पुरानी स्मृति का ताजा होना जो है लाजिम है कि इनके दादा ने, उसके दादा ने मेरी माँ के साथ क्या किया, और आज मैं इतना मतलब कि बड़ा हो गया हूँ, कमाने धमाने लगा हूँ, और उसी का पोता जो मेरे यहाँ आकर के क्या कर रहा है, खाना खा रहा है और मेरी पत्नी का हाथ का तारीफ कर रहा है। तो समय समय का ये खेल है, समय सबका आता है, दिन सबके बदलते हैं, ठीक ना। तो कभी भी घमंड आपस में या अपने आप पर नहीं करना चाहिए, ये बात याद रखना चाहिए सभी को। आप सभी लोग भी जो है ये बात याद रखिएगा कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने रुपए पैसे पर, अपने किसी भी चीज़ पर, क्योंकि वो एक दिन आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। तो इसलिए जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए और सभी का अगर ज़रूरत पड़े तो मदद करते रहना चाहिए। आगे फिर क्या होता है इस आत्मकथा में, तो अब जो है तीसरा भाग स्टार्ट हो जाता है। अब ये तीसरा भाग इस आत्मकथा का क्या कह रहा है, इस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। तीसरा भाग में क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि उन दिनों में 9वीं कक्षा में था। अब लेखक क्या हो गए, 9वीं कक्षा में आ गए। घर की आर्थिक हालत कमजोर थी, एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तक हमेशा कम रहती थी, दोस्तों से मांग कर काम चलाना पड़ता था, कपड़ों की भी कहीं वही स्थिति थी। मतलब हमारे लेखक के घर पर 9वीं कक्षा में भी जब ये चले गए उस समय भी आर्थिक हालत कमजोर था, कपड़े भी ज्यादा इनके पास नहीं थे। कहा जा रहा है कि जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उस दिन गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों के जिम्मे था। जिसके घर में जो काम करता था उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे, इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलता था। यानी तीसरे भाग में लेखक ये बता रहे हैं कि जो हमारे परिवार के लोग थे या हमारे जाति के भी लोग जो थे, किसी के यहाँ कामकाज करते थे, तो उन्हें ये था कि अगर किसी का जानवर मर जाए कामकाज करने वाले के यहाँ, तो उन्हीं कामकाज करने वाले को ही जानवर उठाना पड़ता था, उसके बदले उनको कोई मेहनताना नहीं मिलता था। और जिनका गाय भैंस बैल को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। अब जिनका गाय बैल भैंस अगर मर जाता था तो अकेले तो उठेगा नहीं, 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी। और जिसका मवेशी मर जाता था उसे बड़ा जल्दी रहता था, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर के लोगों पर चिल्लाता था, उनको गालियां देता था और उसको उठाने वालों का इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। ये भी एक समस्या था। तो ये लोग जो थे जिनके पास जानवर थे वो लोग आकर के इन लोगों को सताते थे, जुल्म करते थे। आगे क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता था। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस के मोटे मोटे बाहियों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियां मिलता था। इसके बाद क्या होता है कि कितने क्रूर समाज में रहे हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। यानी यहाँ पर क्या होता है कि कभी लेखक यही कह रहे हैं कि कितने क्रूर समाज में हम लोग रह रहे हैं, कि श्रम हम इतना कर रहे हैं, मेहनत हम इतना कर रहे हैं, इतना श्रम और मेहनत के बावजूद हमें केवल गालियां मिल रहा है। तो श्रम का यहाँ पर कोई मोल ही नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है, कैसे हम समाज में रह रहे हैं। तो हमारी निर्धनता को बरकरार रखने के लिए ये साजिश किया जा रहा है। फिर आगे क्या होता है कि जो मरे हुए पशु की खाल था उसको मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बेचा जाता था। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि मरे हुए पशुओं के चमड़े को कहाँ बेचा था, तो मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में उसको बेचा जाता था। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ती थी, ठीक ना। तो क्या होता था कि ये लोग जो जानवर मरते थे, तो जिन लोगों को जानवर को उठाकर फेंकने का काम होता था तो वो लोग क्या करते थे, चालाकी करते थे, जानवर का चमड़ा ही निकाल लेते थे, ठीक। तब उसके बाद जो है जानवर को कहीं फेंकाते थे और उस चमड़ा का उपयोग क्या करते थे, तो दुकान में बेच देते थे, जिससे उनको क्या होता था 10-15 रुपए हाथ लग जाते थे, ठीक ना। तो यही काम वो लोग करते थे। तो चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मिनमेक करता था। अब जो चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार है वो पैसा दे रहा है 10-15 रुपया, तो वो भी चेक करेगा कि चमड़ा ठीक है कि नहीं, खराब तो हुआ नहीं। अब खराब चमड़ा का क्या काम होगा, तो इसलिए वो भी क्या करता था, चमड़ा को देखता था। कट फट जाने पर जो है खाल बेकार हो जाता था, तो कटा फटा देखता था कहीं चमड़ा कटा फटा तो नहीं है। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। तो ये सारे जो है कार्यों को कर करके तब जो है चमड़ा बेचा जाता था।
इसके बाद क्या होता है, कहा जा रहा है कि एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। किसी रिश्तेदार में गए थे, मतलब जो लेखक के पिताजी थे किसी रिश्तेदारी में गए थे, और एक दिन उनके क्या हुआ कि ब्रह्मदेव तगा, जो इनके घर परिवार के लोग, लेखक घर परिवार के लोग यहाँ काम करते थे, उसका बैल रास्ते में मर गया था, उठ नहीं पा रहा था। तो इनके पिताजी किसी रिश्तेदार में गए थे, घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी कि पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेश्वर, और आगे कहा जा रहा है कि उस रोज जो जसबीर उन दिनों देहरादून में था मामा के पास, मतलब जो हमारे लेखक के पिताजी थे और इनसे जो बड़े भाई जनेश्वर थे, और उसके बाद जो है और जो जसबीर थे, वो सभी लोग देहरादून में कई लोग मामा के यहाँ गए थे, चाहे पिताजी बाहर गए थे, कोई नहीं था इनके घर पर, केवल हमारे लेखक थे। तो माँ जो है उनकी परेशान थी। अब माँ तो, महिला तो जाएंगी नहीं उठाने के लिए बैल को, मरे हुए बैल को उठाने के लिए। तो माँ इनकी परेशान थी कि किसको भेजा जाए, बैल की खाल उतारने कौन जाएगा। तो बस्ती में एक दो लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। तो माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। तो उस समय लेखक क्या किए, उसी समय वो स्कूल से आए थे, तो माँ ने थका करके मुझे ही बुला लिया, यानी लेखक को ही बोल दिया कि मतलब कि तुम ही अपने चाचा के साथ चले जाओ खाल उतारने के लिए। तो माँ नहीं चाहती थी कि वह मुझे काम करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपए मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। तो इसलिए हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया, और मेरे चाचा सोलड़ महाकामचोर थे, बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे और मेहनत के काम से कतराते थे। चाचा भी लेखक के क्या थे, एकदम कामचोर थे, वो भी कामकाज करने में माहिर नहीं थे। तो माँ कैसे भी जो है इनके चाचा के साथ इनको भेज देती है। तो माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर ना टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था, पिताजी जैसे कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने लगे, और चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। मतलब चाचा जो थे इनके कामचोर थे, तो थोड़ा बहुत जो बैल मारा था उसका तो खाल निकाले, बाकी थक हार के बैठ करके बीड़ी पीने लगे, और लेखक से बोल दिए कि तुम अब क्या करो, छुरी पकड़ो और खाल को उतारो। तो लेखक को तो आ नहीं रहा था, तो छुरी पकड़ना तो लेखक के आ नहीं रहा था, तो उनका हाथ कांप रहा था। तो लेखक जो अजीब संकट में फंस गए थे, तो चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस समय चाचा जो थे इनको छुरी पकड़ना बताया, कैसे छुरी पकड़ेंगे, कैसे जो है खाल उतारेंगे। तो उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था, लेखक ये सोच रहे हैं। फिर चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहां से मैं उबरना चाहता था, हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यात्रा को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। तो मतलब जिस समय बचपन में ये 9वीं कक्षा में थे और बैल का खाल उतारने गए थे, लेखक वही सोच रहे हैं कि आज भी वो घटना मुझे जख्म की तरह जो है मेरे शरीर पर, मेरे तन पर जो है मौजूद है। आगे क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया, उस पर लगे खून को सूखी जमीन ने सूख लिया था, और चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया और गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा गांव था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था, और मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने जमीन पर रख दी, और यहाँ से आगे तुम जाओ, मैं थक गया हूँ। चाचा क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि अब गठरी मेरे से नहीं उठेगा, तुम क्या करो कि अब लोग गठरी अपने सिर से उतार करके रख देते हैं। किसके, लेखक के सिर पर बोलते हैं कि अब तुम इतना दूर लेकर के चलो। तो अब जो हमारे लेखक है तो 9वीं कक्षा के विद्यार्थी, और गठरी जो ज़्यादा भारी था तो उनसे चला भी नहीं जा रहा था, उनसे ज़्यादा भारी था। तो कहा जा रहा है कि उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पर करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखते तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसी आवाज में चाचा से कहा, किंतु चाचा ने नहीं माना। किंतु चाचा नहीं पसीजे और गठरी उतार कर मेरे सिर पर रख दिए। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था और मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। यानी उस रोज क्या हुआ कि
देखे कि बसेरा जो है जाने वाली जो है बस अड्डे तक तो पहुंच गए हैं, गांव पहुंचने वाले थे। तो बोले हैं कि बस थोड़ा दूर और तुम क्या करो चाचा, आगे लेकर के चलो गठरी को, मैं आगे से ले लूंगा। लेकिन चाचा नहीं मानते हैं, ये गिड़गिड़ाते रह जाते हैं कितना भी। चाचा नहीं मानते हैं कि कारण क्या था, तो कारण यही था कि लेखक के दोस्त मित्र देखेंगे तो इनको स्कूल में चिढ़ाएंगे। तो वो नहीं मानते हैं चाचा, और इनको गठरी लेकर के जाना पड़ता है। तो गठरी इनके वजन से काफी ज्यादा वजन वाला था, तो बहुत भारी था। तो बस अड्डे की परिचित भीड़ से, लेखक कहते हैं कि बस अड्डे की परिचित भीड़ से उस रोज जिस तरह से मैं निकला था, मेरा मन ही जानता था, एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख ना ले, कोई सहपाठी न मिल जाए, अगर कोई पूछ बैठेगा तो मैं क्या बताऊंगा। तो ये सब बातें सोच रहे थे वो अपने मन में। तो ऐसे करते 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 वो घर पहुंच जाते, और मेरी टांगे घर पहुंच करके जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिर पड़ूंगा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। ठीक, और जैसे तैसे ये लोग बस्ती में पहुंच जाते हैं। जब ये बस्ती में पहुंच जाते हैं तो मुझे उस हालत में देख करके जो लेखक की माँ है, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो माँ है, वो रो पड़ती हैं। और मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था, कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे, या खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। और बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था कि इनसे ये ना कराया करो, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यानी इनकी भाभी जो थी वो उनकी माँ से बोली थी कि हम लोग भूखे रह लेंगे, हम लोग बिना पैसे के रह लेंगे, कुछ खाए पिएंगे भी नहीं, लेकिन इनसे ये कामकाज, गंदगी वाला ये कामकाज न कराया कीजिए। तो भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि भाभी का जो ये शब्द था, ये शब्द बताते हैं कि वो आज भी अंधेरे में रोशनी के समान बन करके ये चमकते हैं उनके लिए। और मैं उस गंदगी से बाहर निकल तो आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौने जिंदगी को जी रहे हैं। तो यही आत्मकथा है। इस आत्मकथा में लेखक ने इस दलित मध्यम वर्ग परिवार में होने का जिक्र किया, और साथ ही ये भी बताया कि पहले के समय में लोग कैसे इन पर जुल्म अत्याचार करते थे, और आज भी वर्तमान समय में ये परिस्थितियां ऐसे लोगों में है। तो ये पाठ आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये पाठ कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग जो है दिवाली बाद कल और परसों जो है आप लोगों का छुट्टी रहेगा, बता दे रहा हूँ मैं। 19 तारीख और 20 तारीख जो 2 दिन ये क्लास नहीं होगी, क्लास नहीं चलेंगी, लेकिन 21 तारीख से आपका प्रॉपर क्लास चलेगा। तो आप लोग जो 21 तारीख से फिर जुड़ जाइएगा। आप लोगों को दिवाली का और धनतेरस का हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बाकी आप लोग जो दिवाली, धनतेरस और छठ पूजा मनाने के बाद पढ़ाई में लग जाइएगा। पढ़ाई जो अपना बाधित नहीं कीजिएगा आप लोग। और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना पढ़ाई लिखाई करते रहिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेस के अपडेट आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।